नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हुए कई वीडियो में आपसे पहले कह चुका हूं कि सबका नंबर आएगा और नंबर आ रहा है, लगातार आ रहा है। नया नंबर आया है शिवसेना के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी नेता अनिल परब का। उनके 7 ठिकानों पर मुंबई, पुणे और रत्नागिरी में ईडी का छापा पड़ा है और ये छापे की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है। और इससे पहले भी 2020 में भी 2020 में भी समन भेजा था ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाने के लिए। उसमें अनिल परब ने कहा कि उनको सरकारी काम है, इससे उस समय फुर्सत नहीं है, इसलिए नहीं आ सकते। 2021 में एक दूसरे मामले में समन भेजा गया, उस पर भी नहीं आए। फिर सितंबर में उनको समन भेजा गया। जो सितंबर में समन भेजा गया वो मामला था जो 100 करोड़ की वसूली का मामला था, जिसमें अनिल देशमुख अभी जेल में हैं। जो मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने आरोप लगाया था और सचिन वाजे ने ईडी को जो बयान दिया है, दूसरी एजेंसियों को जो बयान दिया है कि ये वसूली के लिए उनसे किसने कहा था। इस मामले में भी सचिन वाजे ने ईडी को बताया कि अगस्त 2020 में अनिल परब ने उनको अपने घर पर, अपने सरकारी आवास पर बुलवाया और कहा कि बीएमसी के जो डिफ़ॉल्टर ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऐसे 50 लोगों की सूची दी और कहा इन सब से 2-2 करोड़ रुपए वसूली करना है। ये बयान सचिन वाजे दे चुके हैं और सचिन वाजे दोनों मामलों में, अनिल परब के मामले में भी, अनिल देशमुख के मामले में भी अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जो छापा पड़ा है वो इस मामले में नहीं है। अभी जो छापा पड़ा है वो इनकम टैक्स की एक जांच से सामने आया मुद्दा, उस पर है। 2017 में अनिल परब ने एक प्लॉट खरीदा 1 करोड़ रुपए का, और ये प्लॉट खरीदा डापोली में और इस पर रिसॉर्ट बनाया जाना था। लेकिन 2017 में जो प्लॉट खरीदा उसकी रजिस्ट्री 2019 तक, 2019 तक नहीं कराई। फिर 2020 में इस प्लॉट को खरीद लिया 1 करोड़ 10 लाख में सदानंद कदम ने, इस पर रिसॉर्ट बनाने के लिए। लेकिन इनकम टैक्स की जो जांच थी, जब पूछताछ हुई तो उससे ये पता चला कि जो रिसॉर्ट है उसके कंस्ट्रक्शन का काम तो 2017 में ही शुरू हो गया था। मतलब ये एक तरह से बेनामी बनाने की कोशिश हुई। ये प्लॉट खरीदा अनिल परब ने, उनको बनवाना था रिसॉर्ट बनना शुरू हो गया। कागज़ पर दिखाया गया कि ये ज़मीन जो है सदानंद कदम को बेच दी गई। और इतना ही नहीं, इनकम टैक्स की जांच में ये भी बात सामने आई कि 6 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन पर खर्च हो चुके हैं और वो पूरे 6 के 6 करोड़ रुपए कैश में खर्च हुए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्लैक मनी का, भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है। आप देखिए, एक एक करके मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तमाम नेता फंसते जा रहे हैं। जो इनकम टैक्स से बच जा रहे हैं, जो दूसरे मामलों से बच जा रहे हैं, वो सब मनी लॉन्ड्रिंग में, क्योंकि पैसा आपने लिया है तो उसको कहीं तो ठिकाने लगाएंगे और पैसे की मनी ट्रेल मिल जाएगी तो उसके बाद तो आप ईडी से बच नहीं सकते, अदालत से बच नहीं सकते। तो यही हो रहा है अनिल परब के मामले में और यही हुआ है कल कर्नाटक के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के मामले में। उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा है और ईडी का छापा किस सिलसिले में? मनी लॉन्ड्रिंग। ये लोग ऐसे हैं, आप पार्टी उठाकर देख लीजिए, एक के बाद एक जिनके खिलाफ केस हो रहे हैं, सबने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसका मतलब है पैसा रिश्वत में यहाँ से लिया, भ्रष्टाचार किया, उस पैसे को बाहर भेजा और पैसा बाहर भेजकर अलग अलग ऐसी जगहों से वापस मंगाने की कोशिश की, यानी ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की। पैसा बहुत से लोगों ने बाहर पार्क किया। आप हरियाणा के तमाम नेताओं को देख लें, बिहार के नेताओं को और दूसरे राज्यों के नेताओं को, सबके विदेशों में, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में और किसी कंट्री में कोई मॉल बनवा रहा है, कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई अपार्टमेंट खरीद रहा है। ये सब लंदन में, भारत के कितने नेताओं के लंदन में अपार्टमेंट है या बंगले हैं, इसकी जांच हो जाए तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा बाहर गया है। जो टैक्स हेवन्स में है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रॉपर्टी में जो निवेश हुआ है, जो शेल कंपनीज के जरिए गया है,
वो सब धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। इसीलिए कह रहा था सबका नंबर आएगा। तो अनिल परब का नंबर ऐसे ही नहीं आया है, शिवसेना के दूसरे नेताओं का भी नंबर आने वाला है। ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पहले भी एनसीपी, शिवसेना, इन दोनों पार्टियों के नेताओं का और नेताओं का नंबर आने वाला है। नंबर इसलिए नहीं आने वाला है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार, एनडीए की जो सरकार है राज्य में, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, उसके खिलाफ है। ये सब जांच की शुरुआत उस समय से हो गई थी जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, साझा सरकार थी, और केंद्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों शामिल थे केंद्र की सरकार में। तब से जांच चल रही है। तो ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप लगता है कि हम विरोध में चले गए, हमने गठबंधन तोड़ दिया, इसलिए हमको परेशान करने के लिए इस तरह की ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई हमारे पीछे लगा दी गई है, सेंट्रल एजेंसीज़ का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सब जो आरोप लगाते हैं इनमें कोई दम नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर केंद्र सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये कर रही है कार्रवाई, तो सवाल इस बात का नहीं है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है कि नहीं, सवाल इस बात का है कि आपके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच है या गलत। अगर आपने चोरी की है तो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो या सामान्य प्रक्रिया के तहत हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, रिश्वत नहीं ली है, और फिर एजेंसीज आपको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, तब मैं मान सकता हूं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए। लेकिन चोर को पकड़ा इसलिए न जाए कि वो हमारा विरोधी है, वो आरोप लगा देगा कि हमारे खिलाफ जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हम राजनीतिक बदले की भावना की वजह से कार्रवाई हो रही है। तो ये इस तर्क में मुझे नहीं लगता कोई दम है। मुझे ही नहीं, किसी भी दुनिया की अदालत को ये नहीं लगेगा। अदालत के सामने जो तथ्य रखे जाएंगे, जो साक्ष्य रखे जाएंगे, जो सबूत रखे जाएंगे, जो गवाहियाँ होंगी, उनके आधार पर फैसला होगा। किस पार्टी का नेता है, किस पार्टी के साथ है, किस पार्टी के खिलाफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अदालत में केस जाएगा उसका राजनीतिक दल से, और राजनीतिक दल आपस में विरोधी है या दोस्ती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अनिल परब जो है वो नए शिकार हैं भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह का अभियान चल रहा है, हमको, आपको, सबको लगता होगा कि बहुत धीमा चल रहा है। इन सब लोगों को जेल में होना चाहिए, इन सब लोगों को अब तक जो है सज़ा मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अपने देश में जो इन्वेस्टिगेशन है, अपने देश में जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो बहुत धीमे चलता है। उसमें जब तक कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं होता, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता, ये इस स्पीड में, इस गति में बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन असली बात है कि अगर जिसने गलत किया है वो सज़ा उसको मिलती है, तो देर आए दुरुस्त आए। अगर देर से भी सज़ा मिलती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है ये संदेश देता है, अगर देर से भी सज़ा मिलती है कि गलत करोगे, कानून तोड़ोगे, कानून के खिलाफ काम करोगे तो पकड़े जाओगे, सज़ा मिलेगी। ये देश में ईमानदारी का माहौल बनाती। जो ईमानदारी से जो लोग काम करते हैं, जो दुखी होते रहते हैं कि हमने ईमानदारी से काम किया पूरे जीवन और हम सफ़र करते रहे, जिन्होंने बेईमानी की वो फल फूल रहे हैं, ये धारणा बदलनी चाहिए। और ये सारे अभियान जो चल रहे हैं, चाहे बिहार में लालू परिवार के खिलाफ चल रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती के परिवार के खिलाफ चल रहा हो, चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, या किसी और दूसरे प्रदेश का मामला हो, बात कुल मिलाकर ये है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार के सबूत छोड़े हैं आपने, उसकी ख़ास तौर से मनी ट्रेल है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आपको कानूनन सज़ा मिलेगी और उसमें सरकार कोई कोताही नहीं करेगी। तो ये जिस तरह से ये सारे मामले चल रहे हैं, इनका जाहिर है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता है। ये आवाज़ अगर शिवसेना से उठने लगी है तो आप सोचिए शिवसेना में दहशत कितनी बड़ी है कि भाई ये सरकार से निकल जाना चाहिए,
बीजेपी के साथ हमको चले जाना चाहिए, नहीं तो हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस पॉलिटिकल बयान को आप दूसरे रूप में देखिए कि डर सता रहा है कानून का। ये बीजेपी का डर नहीं है, ये डर है कानून का, कानून के लंबे हाथ का, कि कानून जो लोग ऊपर बैठे हैं केंद्र सरकार में या सेंट्रल एजेंसीज़ में, उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है कि फलां को छोड़ दीजिए, फलां को फंसा दीजिए। तो जो उनको एविडेंस मिल रहा है, जो उनको सबूत मिल रहे हैं, जिसके डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और लगातार आप देखिए चार्जशीट फाइल होने का सिलसिला चल रहा है। तो चार्जशीट फाइल होने का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई है, अब इसके बाद अदालत जो है आरोप तय करेगी, उसके बाद आगे मुकदमा चलेगा और फिर सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका फैसला अदालत ही करेगी। लेकिन बात यह है कि नेताओं ने इस देश के गरीब आदमी के पैसों को किस तरह से लूटा है, किस तरह से एक तरह की डकैती है ये आम आदमी के टैक्स के पैसे की, उससे अंदाज़ा लगाइए। आम आदमी को कभी इसमें कोई शक नहीं होता, उसको पहले दिन से पता होता है कौन सा नेता ईमानदार है, कौन सा बेईमान है। वो देखता है कि जब ये चुनाव लड़े थे तब इनकी हैसियत क्या थी, और चुनाव लड़कर ये एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति कैसी हो गई, उससे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये, उनका रहन सहन देखकर ही अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बेईमानी कर रहे हैं या ईमानदार हैं। तो साबित केवल कानून की अदालत में होना है। जनता की अदालत में तो लोग फैसला कर चुके होते हैं, लेकिन अब जो माहौल बदल रहा है, मेरा मानना है कि उससे ईमानदार लोगों का हौसला बढ़ रहा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि बेईमानों को सज़ा मिलेगी। हमने ईमानदारी करके कोई गलती नहीं की है, हमने जो ईमानदारी से अपना जीवन बिताया, जो भी जिम्मेदारी मिली उसको ईमानदारी से निभाया अगर, तो वो हमारे जीवन के लिए एक संतोषप्रद स्थिति है, एक सुखद स्थिति है। तो जिस पैमाने पर कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन दफ्तरों में जो है शायद आने वाले कुछ दिनों में स्टाफ की भी कमी पड़ जाए। जिस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, हमको आपको पता तब चलता है जब कोई रेड होती है, जब किसी को समन भेजा जाता है। उससे पहले तैयारी में क्या हो रही है, क्या जांच हो रही है, इसका अंदाज़ा नहीं लगता। लेकिन आपको फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, महाराष्ट्र में शिवसेना के, एनसीपी के और नेताओं के खिलाफ मामले जल्दी ही आने वाले हैं। बहुत से मामलों में, बहुत से नेताओं के मामले में शुरुआती जांच शुरू हो चुकी है और उसमें काफ़ी कुछ मिल चुका है। लेकिन जब तक उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाता, जब तक उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होती, तब तक शायद हमको आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बचे हुए हैं या बच जाएंगे। जिनके भी खिलाफ शिकायत है या जिनके खिलाफ मुद्दा मिलेगा, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। ये संदेश है नरेंद्र मोदी की 8 साल की सरकार का। और इसमें कोई जो है भाई भतीजावाद और कोई पक्षपात जैसी कोई बात नहीं होने वाली है। जो भी फंसेगा, जिसके खिलाफ फंसेगा से मतलब जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा, वो कानून का सामना करेगा और उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये बड़ा सीधा सा संदेश है कि आप अपने रसूख से, अपनी हैसियत से, अपनी राजनीतिक कद से बच नहीं सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।